ठीक है भाई। स्टार्ट करें भाई। देखो आज हम विलियन का लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे। ठीक है, लेक्चर नंबर 4 को पढ़ने से पहले एक बार मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे देता हूँ कि लेक्चर नंबर 4 में आपको क्या क्या पढ़ना है। देखो लेक्चर नंबर 4 में आपका जो पहला टॉपिक होगा वो होगा वाष्प दाब। वाष्प दाब के बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे राउल्ट का नियम। राउल्ट के नियम के बाद हम दो टॉपिक पढ़ेंगे, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। इसके बाद जो आपका टॉपिक होगा वो होगा अणुसंख्यिकी गुणधर्म। ठीक है जी। देखो लेक्चर नंबर 4 का जो पहला टॉपिक है आपका वो है वाष्प दाब। देखो भाई वाष्प दाब को समझो। वाष्प दाब क्या है? देखो जनरली ऐसे तो नाम से ही पता लग रहा है। वाष्प दाब का मतलब क्या हो गया? वाष्प के द्वारा डाला गया दाब वाष्प दाब है। परंतु इसको समझने के लिए आप क्या करो, देखो आपने एक पात्र लेना है, ये आप एक पात्र लो भाई। ठीक है, इस पात्र में क्या करो, आप पानी भर लो। ठीक है, इस पात्र में आपने पानी भर लिया। ठीक है भाई, और इस पात्र को आप बंद कर दो। ये बंद कर दिया। अब देखो पात्र में आपने पानी भरा, इस पात्र को आपने बंद कर दिया। अब देखो थोड़े टाइम बाद क्या होगा, जो आपका पानी है उस पानी की वाष्प बनना स्टार्ट हो जाएगी। देखो थोड़े समय बाद क्या होगा, ये जो पानी है आपका इसकी वाष्प बनना शुरू हो गई। ठीक है, थोड़े टाइम तक तो वाष्प बनती रहेगी। अब कुछ समय बाद में क्या होगा, जो आपकी वाष्प है वो इस पात्र की निचली वाली जो प्लेट है, ये प्लेट है, इसकी निचली वाली सतह पर ये वाष्प संघनित होना स्टार्ट हो जाएगी भाई। अब संघनन के बाद क्या होगा, ये जो वाष्प है नीचे दोबारा नीचे आने स्टार्ट हो जाएगी। तो देखो आपका जो पानी है कुछ समय बाद ये वाष्प में बदलेगा, और जो वाष्प है ये पानी में बदलना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो कंडीशन है इसको हम बोलेंगे साम्यावस्था। ठीक है भाई, ये जो आपकी कंडीशन होगी उसको हम बोलेंगे साम्यावस्था। साम्यावस्था, साम्यावस्था के यहाँ पे मतलब क्या है, पानी वाष्प में और वाष्प पानी में बदल रही है। तो हम लिख सकते हैं साम्यावस्था के यहाँ पे मतलब क्या हुआ, पानी हमारा किस में बदल रहा है, वाष्प में, और जो वाष्प है वो पानी में बदल रही है। तो इस साम्यावस्था पर इस वाष्प के द्वारा इस द्रव की सतह पर डाला गया जो दाब है वही हमारा क्या कहलाएगा, वाष्प दाब। फिर से समझो, इस साम्यावस्था वाली कंडीशन में वाष्प के द्वारा इस द्रव की सतह पर डाला गया जो दाब है वही हमारे क्या है, वाष्प दाब है। अब देखो वाष्प दाब को हम यहाँ से किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, सुनना भाई। निश्चित ताप पर साम्यावस्था में वाष्प के अणुओं द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब, द्रव की सतह पर डाला गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है भाई, निश्चित ताप पर साम्यावस्था में वाष्प के अणुओं द्वारा इस द्रव की सतह पर जो दाब डाला जाएगा उसी को आप क्या बोल दोगे, वाष्प दाब बोल दोगे। ठीक है जी, ये समझ में आया। चलो आगे स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक जो है आपका वो है राउल्ट का नियम। इसको समझना भाई। देखो दूसरा जो आपका टॉपिक है वो है राउल्ट का नियम। समझना भाई ध्यान से। देख राउल्ट का नियम आपको क्या बताएगा, राउल्ट का नियम बताएगा आपके पास कोई विलयन है, उस विलयन में दो प्रकार के घटक हो सकते हैं, वाष्पशील घटक और अवाष्पशील घटक। देखो वाष्पशील घटक का मतलब होता है वो घटक जिनकी वाष्प बनती है
और अवाष्पशील घटक का मतलब होता है जिनकी वाष्प नहीं बनती है। तो देखो पहले तो ये समझ लो कि राउल्ट का जो नियम है दोनों प्रकार के विलयनों पर लागू होगा, वाष्पशील विलययुक्त विलयनों के लिए भी और अवाष्पशील विलययुक्त विलयनों के लिए भी लागू होगा। तो देखो जनरली राउल्ट का नियम जो है हमको क्या बताएगा कि एक विलयन का जो वाष्पशील घटक है उस वाष्पशील घटक के वाष्प दाब को बताएगा। समझिए भाई बात को। राउल्ट का नियम क्या बताएगा, वाष्पशील घटक के वाष्प दाब को बताएगा। तो हम लिख सकते हैं राउल्ट के नियम से हम क्या ज्ञात करेंगे, वाष्पशील घटक का वाष्प दाब, वाष्पशील घटक का वाष्प दाब इससे हम ज्ञात कर सकते हैं भाई। देखो अब जनरली इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि राउल्ट का नियम क्या है, किसी विलयन के वाष्पशील घटक का वाष्प दाब। अब देखो वाष्पशील घटक होगा तो उसकी वाष्प भी बनेगी और वाष्प भी बनेगी तो उसका वाष्प दाब ज्ञात कर सकते हैं। तो हम कैसे बोलेंगे, किसी विलयन के वाष्पशील घटक का वाष्प दाब जो है उसी घटक की मोल भिन्न के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो देखो भाई राउल्ट के नियम के अनुसार, राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलयन के वाष्पशील घटक का वाष्प दाब, वाष्पशील घटक का वाष्प दाब उसी घटक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है, उसी घटक की मोल भिन्न के समानुपाती। ठीक है भाई, आपको तो जनरली याद रखना है कि राउल्ट का नियम क्या होता है। राउल्ट का नियम सबसे पहले तो वाष्पशील घटक के वाष्प दाब को बताएगा और ये बताएगा क्या कि जो आपका वाष्पशील घटक है उस वाष्पशील घटक का वाष्प दाब उसी घटक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। ये ठीक है, समझ में आ गया अभी परिभाषा। अब देखो मैंने आपको बताया कि राउल्ट का नियम दो प्रकार के विलयनों के लिए लागू होगा, एक तो वाष्पशील विलययुक्त विलयनों के लिए और एक आपको होगा अवाष्पशील विलययुक्त विलयनों के लिए। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वाष्पशील विलययुक्त विलयनों के लिए राउल्ट का नियम। वाष्पशील विलय युक्त विलयनों के लिए राउल्ट का नियम। देखना भाई क्या है इसका मतलब, समझने की कोशिश करना। सबसे पहली कंडीशन हमने ली किसके लिए पढ़ेंगे, वाष्पशील विलययुक्त विलयनों के लिए राउल्ट का नियम। अर्थात जो आपका ये विलयन बना है इसमें विलय और विलयक दोनों ही कैसे होंगे, वाष्पशील होंगे। अब इसको समझने की कोशिश करना भाई। देखो आप मान के चलो, माना आपका एक विलयन है, देखो माना आपका एक विलयन है, ये जो आपका विलयन है माना ये दो घटकों से मिलकर के बना हुआ है, एक ए घटक एक बी घटक। अब ए घटक और बी घटक दोनों ही कैसे हैं, वाष्पशील हैं। तो हमें आप लिख देंगे ए घटक भी वाष्पशील है और बी घटक भी कैसा है आपका, वाष्पशील है। दोनों ही घटक कैसे हैं, वाष्पशील हैं। ठीक है भाई। अब देखो अब आपको दो दो कंडीशन माननी पड़ेंगी। माना ए घटक का वाष्प दाब है पी ए, तो हम लिख देंगे ए घटक का जो वाष्प दाब है, वाष्प दाब वो कितना माना आपने, पी ए मान लिया। इसी प्रकार से बी घटक का जो वाष्प दाब है, वाष्प दाब ये कितना मान लिया आपने, पी बी मान लिया। आगे मानो भाई ए घटक की जो मोल भिन्न है वो आप मानो एक्स ए, मोल भिन्न कितनी मानी आपने, एक्स ए। और बी घटक की मोल भिन्न आपने कितनी मानी, एक्स बी। तो मान लो बी घटक की मोल भिन्न कितनी हो गई भाई, इसकी एक्स बी हो गई। देखो एक बार फिर से सुनो, माना एक विलयन दो घटकों से मिलकर के बना है ए और बी, दोनों ही वाष्पशील हैं। अब क्या मानोगे, ए घटक का वाष्प दाब पी ए, बी घटक का वाष्प दाब पी बी। ए घटक की मोल भिन्न एक्स ए और बी घटक की मोल भिन्न कितनी है, एक्स बी है। अब देखो राउल्ट के नियम के अनुसार क्या बोलेंगे, राउल्ट के नियमानुसार, राउल्ट के नियमानुसार
भाई राहुल ये तो बोलता है किसी विलयन के वाष्पशील घटक का जो वाष्प दाब है उसी घटक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पी ए तो एक्स ए के समानुपाती, पी बी एक्स बी के समानुपाती हो जाएगा। तो लिखो भाई, देखो पी ए समानुपाती एक्स ए और पी बी समानुपाती एक्स बी हो जाएगा। अब इन समानुपाती स्थिरांक को हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा। तो देखो यहाँ से हो जाएगा पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, और यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। इसको दे दो समीकरण नंबर 2, इसको दे दो समीकरण नंबर 1। ठीक है भाई, देखो एक बार और। अब देखो यहाँ पे कौन क्या क्या है उसको हम लिख लेते हैं। बताओ, देखो अब लिख लेना, मैं आपको एक बार बोल के बता देता हूँ भाई सिंपली। देखो यहाँ पे पी ए का मतलब है विलयन अवस्था में ए घटक का वाष्प दाब। फिर से सुनो, पी ए का मतलब क्या हुआ, विलयन अवस्था में ए घटक का वाष्प दाब, और पी बी का मतलब क्या हुआ, विलयन अवस्था में बी घटक का वाष्प दाब। ठीक है, आगे चलो। पी नॉट ए का मतलब है शुद्ध अवस्था में ए घटक का वाष्प दाब, और पी बी नॉट का मतलब है शुद्ध अवस्था में बी घटक का वाष्प दाब। लिख सकते हो भाई आप खुद। ठीक है, अब आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब अगर आप विलयन के वाष्प दाब की बात करो तो विलयन का वाष्प दाब आप मान सकते हो P है, माना विलयन का वाष्प दाब P है। अब P किसके बराबर होगा, PA और PB के। समझ आ रहा है भाई। माना तो हम लिख सकते हैं माना विलयन का वाष्प दाब P किसके बराबर होगा, PA प्लस PB के बराबर होगा, PA प्लस PB के बराबर है। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो भाई PA और PB की जो वैल्यू है इक्वेशन 1 और 2 से रख सकते हैं भाई। PA की वैल्यू यहाँ से रख सकते हैं और PB की वैल्यू यहाँ से रख सकते हैं। तो रखो, देखो भाई हमारा P बराबर क्या आ गया, PA प्लस PB। अब लिखो कि समीकरण नंबर इसको दे दो 3, समीकरण 1 और 2 से PA और PB की जो वैल्यू है समीकरण हम 3 में रख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से। बताओ भाई, समीकरण 1 और 2 से क्या करेंगे, PA और PB की वैल्यू रखेंगे। तो देखो P बराबर क्या आ जाएगा, PA की वैल्यू क्या है, P नॉट ए एक्स ए। अरे PA की वैल्यू कितनी हो जाएगी, P नॉट ए एक्स ए प्लस PB की वैल्यू क्या आएगी, P नॉट बी एक्स बी, P नॉट बी एक्स बी। अब इसको देखो आगे सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक चीज़ बताई थी भाई लेक्चर नंबर 1 में नहीं, कि एक विलयन है, एक विलयन में कितने भी घटक हो उन सभी घटकों की जो मूल भिन्न का योग है वो 1 होता है। तो यहाँ पे विलयन में 2 घटक थे, दोनों घटकों की जो मूल भिन्न है एक्स ए और एक्स बी, इन दोनों का योग कितना होगा, 1 होगा। तो चूंकि हम लिख देना, चूंकि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1, तो एक्स ए यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 माइनस का एक्स बी। आ रहा है समझ में। देखो एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1, यहाँ से एक्स ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस एक्स बी को बराबर के इधर भेज देंगे तो एक्स ए इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी। इस एक्स ए की वैल्यू को यहाँ पर रख दो इस एक्स ए की जगह। तो देखो P बराबर क्या आ गया, P नोट ए 1 माइनस का एक्स बी प्लस P नोट बी एक्स बी। ठीक है भाई, अब इस P नोट ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। देखो P इक्वल टू P नोट ए माइनस का P नोट ए एक्स बी प्लस का P नोट बी एक्स बी। यहाँ तक समझ में आया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन में से यहाँ से आप एक्स बी कॉमन ले लो। ठीक है, देखो एक्स बी कॉमन लो, P इक्वल टू P नोट ए। अगर आपने एक्स बी कॉमन लिया, देखो पहले इसको लिख लो, एक्स बी कॉमन लेंगे तो प्लस का तो क्या बचेगा, P नोट बी, ये बचा P नोट बी, माइनस का क्या बचेगा, P नोट ए। ठीक है भाई, यहाँ तक इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करनी है। तो वाष्पशील विलयुक्त विलयनों के लिए जो आपका समीकरण बन के आई वो क्या आई, P इक्वल टू
पी नोट ए प्लस एक्स बी मल्टीप्लाई बाई पी नोट बी माइनस का पी नोट ए। अब देखो ध्यान देना, अब आपको यहाँ पे क्या बनाना है, एक ग्राफ बनाना है, ठीक है भाई। देखो देखो ये आपकी मोल बिन का ग्राफ, इधर ये आपका है, इधर मोल बिन, और ये जो इधर है आपका वो है वाष्प दाब, ठीक है भाई। देखो मानो ये आपका है पी नोट ए और ये आपका है पी नोट बी। अब एक बात को समझ भाई, क्या है, माना यहाँ पे एक्स ए इक्वल टू मैंने 1 ले लिया, तो यहाँ पे एक्स बी की वैल्यू कितनी होगी? अगर एक्स ए 1 है तो एक्स बी 0 होगा, क्योंकि दोनों का योग किसके बराबर होता है? के बराबर होता है। तो एक्स बी क्या हो जाएगा यहाँ से? 0। अब मैंने यहाँ पे क्या मान लिया, माना एक्स बी इक्वल टू 1, तो एक्स ए कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि दोनों का जो ऐड है, दोनों का जो योग है कितना आएगा? 1 आएगा। तो यहाँ पे एक्स से क्या मानना पड़ेगा आपको? 0। अब क्या करो, इस वाली इक्वेशन को तो देखो यहाँ से मिला दो भाई, ऐसे इसको यहाँ से ऐसे मिला दो, सिंपली यहाँ मिला दो। ये तो टोटल है, ये तो क्या हो जाएगा? P इक्वल टू पी ए प्लस का पी बी। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए वाला घटक का वाला वाष्प दाब लग जाएगा, पी ए बराबर पी नोट ए एक्स ए, तो लिख देंगे पी ए इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए, और यहाँ से क्या आ जाएगा? पी बी इक्वल टू पी नोट बी एक्स बी। समझ में आया भाई? तो देखो सिंपल था आपका, वाष्पशील विलययुक्त विलयनों के राउल्ट के नियम क्या बोलेगा कि वाष्पशील घटक का वाष्प दाब किसके बराबर होता है? उसी घटक की मोल बिन के समानुपाती होता है। तो देखो सिंपल आपने क्या माना एक विलयन था जो दो घटकों से मिलकर के बना हुआ था, ए और बी। माना ए घटक का वाष्प दाब पी ए, बी घटक का वाष्प दाब पी बी, ए घटक की मोल बिन एक्स ए, बी घटक की मोल बिन एक्स बी। राउल्ट का नियम लगाया, थोड़ी सी कैलकुलेशन की, तो ये वाली इक्वेशन हमारे पास आई और ग्राफ आपके पास वो बना। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं। अगला जो है आपका वो है अवाष्पशील विलययुक्त विलयनों के लिए राउल्ट का नियम। देखो भाई, अगले टॉपिक को समझो, क्या था भाई? अवाष्पशील विलययुक्त विलयनों के लिए राउल्ट का नियम। देखो अवाष्पशील विलययुक्त विलयनों के लिए राउल्ट का नियम। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आपको काम में आएगा। ठीक है, क्या था? अवाष्पशील विलययुक्त विलयनों के लिए राउल्ट का नियम। देखो भाई, नाम से देखो पता लग रहा है कि आपका जो विलयन होगा, समझना भाई ध्यान से, आपका जो विलयन होगा उसमें विलय कैसा होगा? अवाष्पशील होगा। टॉपिक को पढ़ो भाई, अवाष्पशील विलययुक्त विलयन मतलब आपका जो विलयन है उस विलयन में जो विलय है वो कैसा है? अवाष्पशील है। तो उसके लिए आपको राउल्ट का नियम पढ़ना है। अब इसमें भी वही कहानी रहेगी। माना एक विलयन है, दो घटकों से मिलकर के बना हुआ है, ए और बी। अब यहाँ पे ए घटक को क्या मानना पड़ेगा आपको? अवाष्पशील। अगर अवाष्पशील घटक है तो उसकी कोई वाष्प नहीं बनेगी, और अगर उसकी वाष्प नहीं बनेगी तो उसका वाष्प दाब कितना होगा? 0 होगा। देखो सिंपल इसके लिए भी मान के चलो, माना एक विलयन है, इंपॉर्टेंट है भाई, थोड़ा ध्यान से समझना। एक विलयन दो घटकों से मिलकर के बना हुआ है, एक ए घटक एक बी घटक। अब देखो माना कि ए घटक जो है आपका कैसा है? अवाष्पशील है, अवाष्पशील, और ये क्या है? अवाष्पशील है। ये तो अवाष्पशील घटक का जो वाष्प दाब होगा वो बिल्कुल 0 होगा भाई, 0 के बराबर होगा। तो हमें से इसका वाष्प दाब जो पी ए है उसको क्या मान के चलेंगे? 0, और इसका जो वाष्प दाब है वो तो पी बी आएगा, कुछ ना कुछ आएगा।
अब राउल्ट के नियम भाई, राउल्ट का नियम तो आपका वाष्पशील घटकों पर लगता है, अवाष्पशील घटकों पर लगता है नहीं, तो यहाँ पे तो हम राउल्ट का नियम लगा नहीं सकते। राउल्ट का नियम सिंपल यहाँ पे लगाएंगे, तो सिंपल हम लिखेंगे राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियम से यहाँ पे क्या होगा, पी बी किसके समानुपाती होगा, एक्स बी के। इसका मोल भी हम कितना मान सकते हैं, एक्स बी मान सकते हैं ना, तो लिखो राउल्ट के नियम से ही पी बी समानुपाती एक्स बी, और पी बी इक्वल टू क्या जाएगा, पी नोट बी एक्स बी। आए भाई समझ में, समीकरण नंबर 1 दे दो यहाँ से। अब देखो वही कि टोटल जो विलयन का वाष्प दाब है, यहाँ पे बात को ध्यान से समझो भाई, यहाँ पे जो विलयन का वाष्प दाब है केवल इस विलायक के वाष्प दाब के बराबर होगा, क्योंकि आपका विलायक तो कैसा है, अवाष्पशील, इसका तो कोई वाष्प दाब होगा ही नहीं, तो टोटल जो विलयन का वाष्प दाब है ये बी घटक के वाष्प दाब के बराबर होगा। देखो मान तो हम सिंपल ऐसे मान सकते हैं भाई, विलयन का वाष्प दाब पी किसके बराबर होता है, पी ए प्लस पी बी के, परंतु आपका पी ए तो कितना है, 0, तो पी किसके बराबर हो जाएगा, पी बी के। बात को समझो भाई, पी ए तो कितना है, 0, तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो पी किसके बराबर आ जाएगा, पी बी के बराबर आ जाएगा। अब जो पी बी की वैल्यू है उसको इक्वेशन नंबर 1 से हम रख सकते हैं, तो लिखो, देखो इसको दे दो समीकरण नंबर 2 दे सकते हैं भाई इसको, देखो भाई ध्यान से, अब समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 से हम क्या कर सकते हैं, पी इक्वल टू क्या जाएगा, पी बी की जगह क्या लिखेंगे, पी नोट बी एक्स बी, पी नोट बी एक्स बी। अब वही फंडा हमारा तो एक्स ए प्लस एक्स बी का जो योग है वो कितना होगा, 1 होगा। तो देखो चूंकि हम जानते हैं कि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1, तो ऐसे एक्स बी कितना आ जाएगा, 1 माइनस एक्स आ जाएगा। इस एक्स बी की वैल्यू को यहाँ पर रख दो, देखो पी इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी नोट बी 1 माइनस का एक्स ए, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो भैया, अब आ रहा है ना समझ में, P इक्वल टू पी नोट बी माइनस का पी नोट बी एक्स ए, ठीक है। अब देखो क्या करो, इस पी नोट बी एक्स ए को इधर लेके चल जाओ और P को इधर लेके आ जाओ, तो देखो ये क्या होगा, पी नोट बी एक्स ए इक्वल टू पी नोट बी माइनस का P। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है भाई, समझना भाई ध्यान से। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, देखो पी नोट बी माइनस का P अपॉन पी नोट बी इज इक्वल टू एक्स ए। दोनों ही इक्वेशन को ध्यान से समझना, इसको दे दो समीकरण नंबर 3, इसको दे दो समीकरण नंबर 4। ध्यान देना भाई, एक तो क्या आ गया, पी नोट बी माइनस का पी इज इक्वल टू क्या आ गया, पी नोट बी एक्स ए, और एक क्या आया हमारे पास, पी नोट बी माइनस का पी अपॉन पी नोट बी इज इक्वल टू एक्स ए। अब देखो 2 टर्म है यहाँ पे, दोनों को थोड़ा ध्यान से समझो। जो ये टर्म है ना पी नोट बी माइनस पी, इसको बोलते हैं वाष्प दाब में अवनमन, समझो भाई। इसको क्या बोला जाता है, पी नोट बी माइनस पी, इसको क्या बोलते हैं, वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन। अब देखो समीकरण 3 से हम कह सकते हैं कि वाष्प दाब में जो अवनमन है विलय की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। समझो बात को, एक लाइन आपको क्या याद रखनी है, वाष्प दाब में अवनमन विलय की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। लिखो भाई समीकरण 3 से, समीकरण 3 से क्या लिखोगे, वाष्प दाब में अवनमन किसके समानुपाती होगा, विलय की मोल भिन्न के समानुपाती होगा। लिखो जी, वाष्प दाब में अवनमन विलय की मोल भिन्न के समानुपाती होता है, विलय की मोल भिन्न कौन सी है भाई आपकी, एक्स ए के समानुपाती होता है। तो देखिए यहाँ से लिखेंगे पी नोट बी माइनस का पी समानुपाती एक्स ए, और इसको हम डेल्टा पी भी लिख सकते हैं, डेल्टा पी समानुपाती एक्स। एक चीज तो यहाँ से हमको ये सीखने को मिली क्या, कि वाष्प दाब में जो अवनमन है वो विलय की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। अब देखो समीकरण 4 से,
समीकरण 4 से, समीकरण 4 से ये जो टर्म है पी नोट बी माइनस का पी अपॉन पी नोट बी, इसको बोलते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। देखो पी नोट बी माइनस का पी अपॉन पी नोट बी, इसको क्या बोलते हैं? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। अब समीकरण 4 से हम क्या कह सकते हैं कि वाष्प दाब में जो आपेक्षिक अवनमन है वो किसके बराबर होगा? विलय की मोल भिन्न के बराबर होगा। तो लिख सकते हैं हम समीकरण 4 से ही, समीकरण 4 से हम कह सकते हैं कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलय की मोल भिन्न के बराबर होता है। विलय की मोल भिन्न के बराबर होता है। देखो पता लग रहा है, पी नोट बी माइनस का पी अपॉन पी नोट बी किसके बराबर है? एक्स ए के बराबर है। इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है ना भाई, ध्यान रखना। ठीक है, तो दो चीज़ें सीखने को मिली। एक तो क्या, वाष्प दाब में अवनमन तो विलय की मोल भिन्न के समानुपाती है, और वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या है? विलय की मोल भिन्न के बराबर है। तो आगे होगा भाई आपको समझ में। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो देखो जी, आगे हम पढ़ेंगे आदर्श और अनादर्श विलयन। ठीक है, देखो अगली जो आपकी हेडिंग है वो है आदर्श और अनादर्श विलयन। उसमें सबसे पहला है आपका आदर्श विलयन। देखना भाई, सिंपल, अगर आदर्श विलयन की बात करें तो आदर्श विलयन वे विलयन होते हैं जो सभी ताप और सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। आए जी समझ में? वे विलयन जो सभी ताप और सांद्रताओं पर किसके नियम का पालन करते हैं? राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। उनको क्या बोल दिया जाता है? आदर्श विलयन बोल दिया जाता है। तो लिखो, वे विलयन जो सभी ताप व सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, क्या कहलाते हैं? आदर्श विलयन कहलाते हैं। समझे भाई? वे विलयन जो सभी ताप और सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करेंगे उनको क्या बोल दिया जाएगा? राउल्ट का नियम बोल दिया जाएगा। सॉरी, आदर्श विलयन को बोल दिया जाएगा। अब देखो, आदर्श विलयनों के गुण हैं कुछ, उनको पढ़ो। आदर्श विलयनों के लिए जो आपका आयतन परिवर्तन है वो 0 होता है। तो हम लिख सकते हैं इनके लिए जो आपका आयतन परिवर्तन है, आयतन परिवर्तन डेल्टा V वो 0 होता है। इनके लिए एंथैल्पी परिवर्तन 0 होता है। एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा H 0 होता है। और ये तो है ही कि राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। ये राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, अर्थात पी ए क्या हो जाएगा? पी नोट ए एक्स ए, पी बी किसके बराबर हो जाएगा? पी नोट बी एक्स बी। समझ गए भाई? और आगे देखो, आदर्श विलयनों के लिए ध्यान देना, आदर्श विलयनों के लिए विलय
विलायक विलायक और विलय विलायक की अणु के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो बराबर होता है। तो जनरली हम लिख सकते हैं इन विलयनों के लिए क्या होगा, ए के बीच में इंटरेक्शन इज इक्वल टू बी के बीच में इंटरेक्शन इज इक्वल टू ए बी के बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। तो समझे भाई। आदर्श विलयन क्या होते हैं, वे विलयन होते हैं जो सभी ताप और सांद्रताओं पर किसके नियम का पालन करते हैं, राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। इनके कुछ गुण हैं, इनके लिए आयतन परिवर्तन 0 होता है, एंथैल्पी परिवर्तन 0 होता है, ये राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, अर्थात पी ए बराबर पी नोट ए एक्स ए, पी बी बराबर पी नोट बी एक्स बी। और ये क्या होता है, इनके बीच में जो भाई विलय विलायक विलायक और विलय विलायक के बीच में जो इंटरेक्शन है वो भी क्या होता है, बराबर होता है। अब अगर इनकी कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें, तो देखो समान भौतिक और रासायनिक गुणधर्म वाले जो विलयन हैं वो आदर्श विलयनों का निर्माण करते हैं। जैसे आपकी बेंजीन प्लस टोल्यूइन, पहला एग्जाम्पल। दूसरा CaCl3 CHBr3, तीसरा CH3OH प्लस C2H5OH। ये हमारे क्या हैं, आदर्श विलयन है। तो समझ में आ गया होगा भाई आपको, आदर्श विलयन क्या होते हैं, वे विलयन होते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, उनको क्या बोल दिया जाता है, आदर्श विलयन बोल दिया जाता है। अब हम क्या पढ़ेंगे, अनादर्श विलयन पढ़ेंगे। देखो भाई अब क्या पढ़ेंगे, अनादर्श विलयन। देखो अनादर्श विलयन का मतलब क्या है, वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं उनको क्या बोला जाता है, अनादर्श विलयन। भाई जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन, और जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं उनको क्या बोल दिया जाएगा, अनादर्श विलयन बोल दिया जाएगा। तो हम लिखेंगे वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं अनादर्श विलयन कहलाते हैं। अनादर्श विलयन कहलाते हैं। ठीक है भाई, वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं अनादर्श विलयन कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो इन विलयनों के लिए अगर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, पी ए बराबर नहीं होगा पी नोट ए एक्स ए की। भाई अगर राउल्ट के नियम का पालन करता तो बराबर का चिन्ह था, अभी अनादर्श विलयन है तो नॉट इक्वल टू होगा। इसी प्रकार से पी बी क्या होगा, नॉट इक्वल टू पी नोट बी एक्स बी। ठीक है जी। अब देखो अनादर्श विलयन हमारे दो प्रकार के हैं, एक है धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन और एक है ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। तो हम लिखेंगे अनादर्श विलयन हमारे दो प्रकार के हैं। देखो अनादर्श विलयन दो प्रकार के होते हैं, पहला है धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन। अब देखो सिंपल धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन में हम क्या बोलेंगे, देखो इन विलयनों के लिए क्या होगा, जो आयतन परिवर्तन होगा ग्रेटर देन 0 होगा, एंथैल्पी जो परिवर्तन है डेल्टा एच वो ग्रेटर देन 0 होगा, आगे पी ए इज ग्रेटर देन पी नोट ए एक्स ए होगा, इसी प्रकार से पी बी इज ग्रेटर देन पी नोट बी एक्स बी होगा। और जो आपके ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन है, देखना भैया दूसरा है आपका ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन। इनके लिए भी क्या होगा, देखो इनके लिए जो आयतन परिवर्तन होगा
लेस देन 0। एंथैल्पी जो परिवर्तन होगा डेल्टा एच लेस देन 0। और क्या होगा, पी ए इज लेस देन क्या होगा, पी नॉट ए एक्स ए। इसी प्रकार से क्या होगा, पी बी लेस देन पी नॉट बी एक्स बी। ये क्या है आपके ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयनों के कुछ गुण हैं। ध्यान रखोगे भाई, अनादर्श विलयन क्या होते हैं, वे विलयन होते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। ये कंडीशन है इसके लिए। अनादर्श विलयन दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन, कंडीशन ये है, और एक है आपका ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन, उनके लिए कंडीशन ये है। अब अगर देखो इनके लिए अगर ग्राफ की बात की जाए, अगर इनके लिए सिंपल ग्राफ की बात की जाए तो कुछ इस प्रकार का ग्राफ बनेगा भाई। ये देखो यहाँ पे एक्स ए इक्वल टू 1 मान के चले थे आप सिंपली, और एक्स बी बराबर 0। यहाँ पे एक्स बी बराबर 1 मान के चले थे और एक्स ए बराबर 0 हुआ करता था। ये आपका पी नोट ए, ये मान लो पी नोट बी। इनके लिए जो कुछ ग्राफ होगा ध्यान देना भाई, कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा आपको, ऐसे ऊपर उठा देना भाई थोड़ा ग्राफ को। यहाँ पे भी थोड़ा ऐसे उठ जाएगा ये, और यहाँ पे ऐसे उठ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, देखो ये क्या हो जाएगा आपका P ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी। ये क्या हो जाएगा, देखो आपका पी ए इज ग्रेटर देन पी नोट ए एक्स ए, और ये हो जाएगा आपका पी बी इज ग्रेटर देन पी नोट बी एक्स बी। और उसके लिए कुछ ग्राफ जो नीचे की ओर हो जाएगा, देखो इसके लिए जो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, देखना भाई। ये मानो पी नोट ए है, ये पी नोट बी है, इनके लिए ग्राफ कुछ नीचे होके जाएगा भाई। ये हो जाएगा P लेस देन इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, और ये क्या हो जाएगा हमारा, देखो ये जगह पी बी इज लेस देन पी नोट बी एक्स बी, और ये क्या हो जाएगा पी ए लेस देन पी नोट ए एक्स। यहाँ तक समझ में आ गया होगा भाई आपको। चलो आगे स्टार्ट करते हैं। अब आपका अब जो लास्ट टॉपिक है वो है विलयन के अणु संख्या गुणधर्म, उसको समझना भाई। देखो समझो भाई ध्यान से, विलयन के अणु संख्या गुणधर्म। विलयन के अणु संख्या गुणधर्म समझो भाई। देखो विलयन के अणु संख्या गुणधर्मों से हमारा मतलब है किसी विलयन के वे गुण जो विलय पदार्थ के अणु की संख्या पर डिपेंड करते हैं। समझो बात को, अणु संख्या गुणधर्मों से हमारा मतलब क्या है, किसी विलयन के वे गुण वो प्रॉपर्टी जो विलय पदार्थ के अणु या परमाणु या आयनों की संख्या पर डिपेंड करते हैं, उन्हीं को क्या बोल दिया जाएगा, अणु संख्या गुणधर्म बोल दिया जाएगा। समझ में आई बात। तो लिखो विलयन के वे गुण, विलयन के वे गुण जो विलय पदार्थ की अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणु संख्या गुणधर्म कहलाते हैं। समझ में आ गया भी। अणु संख्या गुणधर्मों से हमारा मतलब क्या है, किसी विलयन के वे गुण जो उस विलय पदार्थ के अणु की संख्या पर, परमाणु की संख्या पर या आयनों की संख्या पर डिपेंड करते हैं, उन्हीं को क्या बोला जाता है, अणु संख्या गुणधर्म बोला जाता है। अब देखो विलयन के 4 प्रकार के अणु संख्या गुणधर्म होते हैं, उनको एक एक करके हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो पहला जो अणु संख्या गुणधर्म है वो है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। पहला है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ठीक है भाई। पहला कौन सा आपका वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, दूसरा है आपका क्वथनांक मुन्यन,
क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा है हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन, और चौथा है आपका परासरण दाब। ठीक है भाई, 4 प्रकार के अणुसंघीय गुणधर्म है आपकी। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब। अब इनको एक एक करके ध्यान से समझते जाते हैं भाई। ठीक है, तो पहली हेडिंग डालो आप, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ध्यान देना भाई, पहले जो आपका अणुसंघीय गुणधर्म है वो है वाष्प दाब में आपेक्षिक अब देखो समझना भाई बात को। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से हमारा मतलब क्या है, समझो। होता क्या है, जैसे मान लो आपने कोई शुद्ध विलायक काम में लिया, शुद्ध विलायक लिया, अगर उस शुद्ध विलायक में आप अवाष्पशील विलय मिलाते हो, समझो भाई बात को। कोई शुद्ध विलायक आपने लिया, उस शुद्ध विलायक में आप बाहर से क्या मिलाते हो, अवाष्पशील विलय मिलाते हो, तो अवाष्पशील विलय मिलाने पर क्या बनेगा, एक विलयन बन जाएगा। तो उस विलयन का जो वाष्प दाब है उस शुद्ध विलायक की तुलना में क्या होगा, कम होगा। इसी को क्या बोला जाता है, वाष्प दाब में अवनमन बोला जाता है। देखो कैसे भाई, मानो आपका इस पात्र में क्या भरा हुआ है, शुद्ध विलायक है, ये आपका क्या है, शुद्ध विलायक है। ठीक है भाई, इस शुद्ध विलायक में आप क्या मिलाते हो, अवाष्पशील विलय, अवाष्पशील विलय मिलाते हो। अब देखो इसमें अगर विलय मिलाएंगे तो विलयन बनेगा। अब होता क्या है, जब भी किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है, अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है, तो बनने वाले विलयन का जो वाष्प दाब है इस शुद्ध विलायक के वाष्प दाब की तुलना में कम प्राप्त होता है। इस चीज़ को क्या बोला जाता है, वाष्प दाब में अवनमन। वाष्प दाब में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। फिर से समझो, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है तो विलायक के वाष्प दाब में कमी हो जाती है। इसी को क्या बोला जाता है, वाष्प दाब में अवनमन बोला जाता है। ठीक है भाई, अब देखो इसकी कहानी हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ध्यान देना। इसकी कहानी आप स्टार्ट करेंगे जो आपने राउल्ट के नियम में पढ़ा था, अवाष्पशील विलय युक्त विलयनों के लिए जो राउल्ट के नियम पढ़ा था वहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखो वहाँ पे लास्ट में एक इक्वेशन आई थी भाई, हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे, आप पढ़ सकते हो भाई दोबारा से। वहाँ पे एक इक्वेशन आई थी, ध्यान देना। देखो एक बार तो थ्योरी लिख सकते हैं भाई, क्या लिखेंगे, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है तो विलयन के वाष्प दाब में कमी आ जाती है। इसे वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। ठीक है भाई, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो विलयन के वाष्प दाब में कमी आ जाती है। इस चीज़ को क्या बोला जाता है, वाष्प दाब में अवनमन बोला जाता है। अब ये इक्वेशन आपने पढ़ी थी भाई, पी नोट बी माइनस का पी अपॉन पी नोट बी इक्वल टू एक्स ए। बताओ पढ़ी या नहीं पढ़ी। ठीक है भाई, इस इक्वेशन को ही आपको सॉल्व करना है और आगे इसके कैलकुलेशन करने। तो यहाँ तक आपको समझ में आया, ये क्या है, पी नोट बी माइनस का पी अपॉन पी नोट बी इक्वल टू एक्स। अब देखो ये बात भी मैं आपको समझा ही देता हूँ कि जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है तो वाष्प दाब में कमी क्यों आती है। देखो भाई मैं समझाता हूँ आपको। देखो माना ये आपका शुद्ध विलायक था शुरू में भाई, जब ये शुद्ध विलायक था मतलब वाष्पशील था तो हर एक जगह से वाष्प बन रही थी भाई, समझ में आ रहा है। जब इसमें आपने अवाष्पशील विलय नहीं मिलाया था उससे पहले तो हर एक पृष्ठ से वाष्प बन रही थी, हर जगह से। जैसे ही आपने क्या मिलाया, इसमें अवाष्पशील विलय मिलाया तो अवाष्पशील पदार्थ के जो अणु होंगे कुछ स्थान घेरेंगे। अब मान लिए उन्होंने यहाँ से कुछ स्थान घेर लिया,
ये स्थान घेर लिया। अब देखो अवाष्पशील विलय मिलाने से ये स्थान तो बंद हो जाएंगी। अब यहाँ से तो वाष्प बनेगी नहीं। अब देखो यहाँ से वाष्प बनेगी नहीं, तो पहले की तुलना में तो जो जहाँ से वाष्प बन रही थी वो क्षेत्र कम हो जाएगा। अगर क्षेत्र कम हो जाएगा तो वाष्प दाब भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझे भाई? क्यों? क्योंकि जब आप अवाष्पशील विलय मिलाते हैं तो वहाँ से वो क्या करता है, कुछ पृष्ठ को घेर लेता है जहाँ से वाष्प नहीं बनती है। तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है तो विलयन की वाष्प दाब में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। इस चीज़ को क्या बोला जाता है, वाष्प दाब में अवनमन बोला जाता है। अब इसकी कैलकुलेशन समझो भाई, इसकी कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे। देखो ये इक्वेशन पढ़ी थी आपने, पी नोट बी माइनस का पी अपॉन पी नोट बी। ठीक है भाई। अब देखो एक एक चीज़ को लिखो पहले। तो यहाँ पे क्या है, पी नोट बी क्या है, शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब या घटक बी का वाष्प दाब लिखो। देखो पी नोट बी का मतलब है शुद्ध अवस्था में पी घटक का वाष्प दाब, और पी का मतलब है विलयन का वाष्प दाब, ठीक है जी। और एक्स ए का मतलब है एक घटक के मोल बिन या विलय के मोल बिन, ए घटक के मोल बिन। देखो जी ध्यान से, अब बात को ध्यान से समझने की आवश्यकता है। इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो पी नोट बी माइनस का पी अपॉन पी नोट बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे। अब ध्यान से समझना, एक्स ए का मतलब क्या है, एक्स ए का मतलब है विलय के मोल भिन्न। अब देखो मोल भिन्न का मतलब है जिस घटक के आप मोल भिन्न ज्ञात करते हो उस घटक के मोल बटे विलयन के मोल, टोटल मोल। तो एक्स ए का मतलब क्या हो जाएगा, ए घटक के मोल बटे नीचे क्या आ जाएगा, ए और बी दोनों घटकों के मोल। तो हम लिखेंगे एक्स ए की जगह ए घटक के मोल, ए घटक मतलब विलय के मोल, और नीचे क्या आ जाएगा, विलय और विलय के मोल। नीचे हम लिखेंगे ए घटक प्लस पी घटक अर्थात विलय व विलय के मोल। देखो लिखो भाई पी नोट बी माइनस का पी अपॉन पी नोट बी। ए घटक के मोल का मतलब क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं एन ए। भाई एन का मतलब मोल को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ से हम लिखेंगे एन ए। और ए और बी घटक के मोल का मतलब क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी। ठीक है भाई। अब देखो आगे भी बात को ध्यान से समझने की आवश्यकता है। अब आप एक कंडीशन मान के चलो, माना ए घटक के जो मोल हैं, क्या बोला हूँ मैं, माना ए घटक के जो मोल हैं वो बी घटक के मोल की तुलना में नगण्य है, तो हम ए घटक के मोल को बी की तुलना में नगण्य मान सकते हैं। तो लिखो माना क्या लिखोगे, एन ए इज लेस देन इक्वल टू एन बी। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देखो पी नोट बी माइनस का पी अपॉन पी नोट बी इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी। ठीक है भाई। अब देखो एन ए का मतलब क्या है, ए घटक के मोल, एन बी का मतलब क्या है, बी घटक के मोल। तो लिख दो एन ए का मतलब है ए घटक के मोल और एन बी का मतलब है बी घटक के मोल। अब देखो भाई एक बात को समझो, मोल का मतलब क्या होता है। अब तो देखो सिंपल क्या करो, मोल का फॉर्मूला याद रखो। मोल का फॉर्मूला क्या होता है, ग्राम में मात्रा बटे अणुभार। मोल का फॉर्मूला क्या होता है, देखो समझ लो अलग से ही। मोल होता है आपका ग्राम में मात्रा वेट बटे अणुभार, मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है भाई, डब्ल्यू बटे एम डब्ल्यू। अब इस चीज़ को हम लिख सकते हैं, देखो यहाँ से क्या लिखेंगे, ये तो ऐसे कैसे चल रहा है, पी नोट बी माइनस का पी अपॉन पी नोट बी। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एन ए की जगह डब्ल्यू ए बटे एम ए। देखो भाई डब्ल्यू ए बटे एम ए, और एन बी की जगह क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू बी बटे एम बी, डब्ल्यू बी बटे
MB। अब क्या करो, इसको कहाँ ले जाओ भाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, कर सकते हैं। देखो ये हो जाएगा यहाँ से P नोट B माइनस का P अपॉन P नोट B इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो WA मल्टीप्लाई में क्या चल जाएगा MB बटे ये हो जाएगा MA और यहाँ से क्या हो जाएगा WB। अब एक बार क्या करो भाई, ये जो सारी चीज़ें इनको हम लिख देते हैं एक बार, कौन क्या है कौन क्या नहीं है। तो WA का मतलब हो गया एक घटक का वेट या एक घटक की ग्राम में मात्रा, तो या लिखेंगे एक घटक या फिर विलय की ग्राम में मात्रा, और MB का मतलब क्या हो गया, B घटक का अणुभार। MB का मतलब क्या हो गया भाई, B घटक का अणुभार। MA का मतलब क्या हो गया, एक घटक का अणुभार एक घटक का अणुभार। इसी प्रकार से WB का मतलब क्या हो गया, B घटक की ग्राम में मात्रा, B घटक की ग्राम में मात्रा। समझे भाई, वेट ऑफ A एक घटक की ग्राम में मात्रा, मोलिकुलर वेट ऑफ B घटक का अणुभार, MA मोलिकुलर वेट ऑफ A एक घटक का अणुभार, WB वेट ऑफ B घटक की ग्राम में मात्रा। अब देखो एक बात को समझो भाई, अणु संख्या गुणधर्मों की सहायता से हम विलय पदार्थ का अणुभार ज्ञात करते हैं। इस बात को समझने की कोशिश करना। हम क्या करते हैं, इन अणुसंख्यक गुण, भाई अणुसंख्यक गुणधर्म ही है हमारा वास्तव में अपेक्षिक अवनमन, और अणुसंख्यक गुणधर्मों की सहायता से हम विलय पदार्थ का अणुभार ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। अब इनमें से विलय पदार्थ का अणुभार कौन सा है भाई, देखो विलय हम A को मानते हैं, विलायक B को मानते हैं। अब देखो MA क्या है, ये तो हमारा अणुभार है, मोलिकुलर वेट ऑफ A, विलय पदार्थ का अणुभार यही है भाई। तो यहाँ से MA कैलकुलेट करना चाहेंगे, MA क्या आ जाएगा भाई, देखो MA को आप इधर ले जाएंगे, ये इधर चल जाएगा, ये नहीं चल जाएगा, पक्षांतरण कर सकते हैं भाई। देखो MA किसके बराबर आ जाएगा, P नोट B अपॉन P नोट B माइनस का P, और ये यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, WA गुणा MB अपॉन WB। ये यहाँ से आ गया हमारा क्या आ गया, विलय पदार्थ का अणुभार। ये इक्वेशन आपको याद रखनी है भाई, क्या MA इक्वल टू क्या आ गया, P नोट B, ये ऊपर चल जाएगा, P नोट B माइनस P नीचे आ गया, और ये ऐसे कैसे है, WA गुणा MB, WA गुणा MB बटे WB, ऐसे कैसे आ जाएगा। तो अणुसंख्यक गुणधर्मों की सहायता से यहाँ पे विलय पदार्थ का अणुभार ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। और विलय पदार्थ का अणुभार हमारे पास क्या है, MA क्या है, विलय पदार्थ का अणुभार MA हम क्या है ऐसे ज्ञात कर लिया। तो ये था भाई। अब देखो अगले अणुसंख्यक गुणधर्म पर चलते हैं। देखो भाई अगला जो हमारा अणुसंख्यक गुणधर्म है वो कौन सा बताओ भाई, क्वथनांक मूल्यन, ये था। तो अगला जो हमारा अणुसंख्यक गुणधर्म है वो है क्वथनांक मूल्यन। क्वथनांक में उन्नयन, इसको समझो। देखो वास्तव में होता क्या है, ध्यान देना भाई, वास्तव में ये होता है, देखो वाष्प दाब में अगर कमी आती है तो क्वथनांक में अपने आप उन्नयन हो जाता है। तो सिंपल हम क्या बोलेंगे इसमें, देखो लिखना कैसे, पहले तो इसे देख लो एक बार। जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय या अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है तो विलयन के वाष्प दाब में कमी आ जाती है, और विलयन के वाष्प दाब में कमी आने की वजह से क्या होता है, विलयन का जो क्वथनांक है वो बढ़ जाता है, और इसी चीज़ को क्या बोला जाता है, क्वथनांक में उन्नयन बोला जाता है। ठीक है भाई, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, और इस वाष्प दाब में कमी की वजह से क्या होता है, क्वथनांक में बढ़ोतरी हो जाती है। इस चीज़ को क्या बोला जाता है, क्वथनांक में उन्नयन बोला जाता है। अब देखो मान के चलो, माना शुद्ध विलायक का क्वथनांक
टीबी नोट। देखो मान लिया सिंपल, आपने माना शुद्ध विलायक का क्वथनांक आपने क्या माना, टीबी नोट माना। इसके बाद माना विलयन का क्वथनांक टीबी मान लिया। अब ये बताओ भाई, टीबी नोट में से और टीबी में से बड़ा कौन होगा, टीबी, क्योंकि विलयन का जो क्वथनांक है वो इस विलायक के क्वथनांक की तुलना में ज़्यादा है, तो टीबी बड़ा होगा टीबी नोट से। अगर हम क्या निकालना चाहें, क्वथनांक में अंतर निकालना चाहें, क्वथनांक में उन्नयन निकालना चाहें, तो क्वथनांक में उन्नयन को मान लेते हैं डेल्टा टीबी। ये क्या आएगा हमारा, टीबी माइनस का टीबी नोट, बड़े में छोटे को घटा देंगे, टीबी माइनस का टीबी नोट। ठीक है भाई। अब देखो दो चीज़ ध्यान रखना, क्वथनांक में जो उन्नयन है वाष्प दाब में कमी के समानुपाती होगा, अर्थात वाष्प दाब में जितनी कमी होगी उतना ही क्वथनांक में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। तो हम सिंपल लिख सकते हैं, देखो पहला लाइन क्या है, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन मतलब डेल्टा टीबी वाष्प दाब में कमी के समानुपाती होता है, समानुपाती। ठीक है भाई। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, डेल्टा टीबी किसके समानुपाती होगा, वाष्प दाब में कमी मतलब डेल्टा पी के। ठीक है जी। दूसरी राउल्ट के नियम से हम क्या लिख सकते हैं, एक चीज़ पढ़ाई थी भाई आपको, राउल्ट के नियम से हम बोल सकते हैं कि वाष्प दाब में जो अवनमन है वो विलय के मोल भिन्न के समानुपाती होता था। बोला था एक जगह आपको, वाष्प दाब में अवनमन विलय की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। इस चीज़ को हम किससे लिखेंगे, राउल्ट के नियम से। तो लिखो राउल्ट के नियम से वाष्प दाब में अवनमन विलय की मोल भिन्न के समानुपाती होता है, विलय की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे डेल्टा पी समानुपाती एक्स से, इसको समीकरण 1 नाम दो, इसको समीकरण 2 नाम दो। समीकरण 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं, देखो समीकरण 1 व 2 से हम डायरेक्ट डेल्टा टीबी को किसके समानुपाती कर सकते हैं, एक्स ए के। तो देखो डेल्टा टीबी समानुपाती एक्स ए, और जब समानुपाती स्थिरांक को हटाते हैं तो नियतांक आता है, तो डेल्टा टीबी क्या हो जाएगा बार, डेल्टा टीबी बराबर के एक्स ए। अब आपको कुछ नहीं करना, केवल इस इक्वेशन को ही सॉल्व करना है। देखो जी इक्वेशन क्या आई हुई है हमारे पास, डेल्टा टीबी इक्वल टू के एक्स ए। अब एक्स ए का मतलब क्या है, विलय के मोल भिन्न, विलय के मोल भिन्न। ठीक है भाई। देखो जी विलय के मोल भिन्न का मतलब क्या है, विलय के मोल बटे विलय प्लस विलय के मोल, भाई ये तो आएगा भाई, जिस चीज़ के आप मोल भिन्न ज्ञात करते हो उसके मोल बटे टोटल मोल। देखो डेल्टा टी बी बराबर के, इसका मतलब हो जाएगा एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। अब यहाँ पे भी वही चीज़ मानेंगे, माना विलय के जो मोल हैं वो इस विलय के मोल की तुलना में नगण्य हैं, तो लिखो माना एन ए लेस देन इक्वल टू एन बी। देखो एन ए यहाँ पे इस एन ए को जीरो मान लेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा डेल्टा टी बी बराबर के एन ए अपॉन एन बी। और एन ए और एन बी क्या है, एक घटक के मोल, एन बी का मतलब बी घटक की मोल। तो यहाँ से हम सिंपल क्या लिख सकते हैं, देखो के का क्या आ गया, एन ए की जगह क्या लिखेंगे डब्ल्यू ए बटे एम ए, मोलिकुलर वेट ऑफ ए, सॉरी वेट ऑफ ए बटे मोलिकुलर वेट ऑफ ए। इसी प्रकार से एन बी की जगह क्या लिखेंगे वेट ऑफ बी बटे मोलिकुलर वेट ऑफ बी। ये तो हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई, आगे ये हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई करो भाई। देखो डेल्टा टी बी बराबर क्या आ जाएगा के, ध्यान देना डब्ल्यू ए गुणा एम बी बटे एम ए गुणा डब्ल्यू बी। समझो भाई बात को। अब यहाँ से आप मोललता की परिभाषा को सेट करो भाई। मोललता क्या होती थी, स्मॉल एम,
स्मॉल एम हमारी मोललता हुआ करती थी। देखो अब आपको कुछ नहीं करना भाई, ये जो है ना के और एम बी, इसको एक अलग कांस्टेंट नाम दे दो के बी, ठीक है। देखो डेल्टा टी बी बराबर इसको नाम दे दिया के बी, क्या बचा डब्ल्यू ए बटे एम ए गुणा डब्ल्यू बी। और ये जो फॉर्मूला बन रहा है आपके पास, ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, मोललता का फॉर्मूला बन रहा है स्मॉल एम का। तो यहाँ से लिख सकते हैं डेल्टा टी बी बराबर के बी स्मॉल एम, ठीक है भाई। अब देखो इसको समीकरण नंबर दे दो कितना, 3 समीकरण नंबर। समीकरण 3 से हम कह सकते हैं कि क्वथनांक में जो यूनियन है डेल्टा टी बी, ये किसके समानुपाती होगा, मोललता के समानुपाती होगा। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 3 से ही, समीकरण 3 से हम लिख सकते हैं कि डेल्टा टी बी जो है ये किसके समानुपाती होता है, स्मॉल एम के। ऐसा भाई क्वेश्चन आ सकता है कि सिद्ध करो कि वाष्प दाब में जो उन्नयन है वो विलयन की मोललता के समानुपाती होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ध्यान रखना भाई डेल्टा टी बी किसके समानुपाती होता है, स्मॉल एम के समानुपाती होता है। और ये जो के बी है हमारा, के बी क्या है, के बी क्या है हमारा, के बी के गुणा एम बी, ये भाई के गुणा एम बी। और के बी का मतलब क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक। के बी का मतलब क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक। ये आपको बात ध्यान रखनी। अब देखो भाई ये आपका खत्म हो गया क्वथनांक की उन्नयन। अब आपके देखो 2 अणुसंख्यक गुणधर्म और बचे हुए हैं। एक तो क्या है हिमांक में अवनमन, एक परसेंट दाब। लेक्चर नंबर 5 में आप क्या करेंगे, ध्यान से देखना भाई, ये कंप्लीट हो गया। लेक्चर नंबर 5 में आप क्या करोगे, जो बाकी के 2 अणुसंख्यक गुणधर्म आपके बचे हैं उनको कंप्लीट करोगे और साथ में इन चारों के क्वेश्चन करोगे, ठीक है भाई। देखो जो आपका लेक्चर नंबर 5 होगा उसमें आप सबसे पहले पढ़ेंगे, सबसे पहले तो देखो क्या करेंगे, जो बाकी के 2 अणुसंख्यक गुणधर्म हैं हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन, उसके बाद में पढ़ेंगे परासरण दाब, ठीक है भाई। और उसके बाद ये जो चारों अणुसंख्यक गुणधर्म है इनके क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है भाई, इनके क्वेश्चन। और देखो जब तक आपको करना है, जब तक आप लेक्चर नंबर 1 से लेकर के लेक्चर नंबर जो 4 है इसी को अच्छी तरह पढ़ के आना भाई, ठीक है, तब आगे चलेंगे। ओके।